और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके से मचे हड़कंप की। आपको बता दें एनआईए टीम ने भी अब ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी है और धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता भी नजर आ रहा है। धमाके की जगह पर सफेद पाउडर मिला है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। तो दिल्ली में अब से थोड़ी देर पहले हुए ब्लास्ट को देखते हुए इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें आपके सामने प्रशांत विहार की उस जगह की जहां पर धमाका हुआ। एनआईए की टीम मामले की जांच शुरू कर चुकी है, मौके पर पहुंच चुकी है। धमाके के बाद धुएं का जो गुबार उठा उसकी तस्वीर भी जरा गौर से देखिए, क्योंकि धमाके की जगह पर सफेद पाउडर भी मिला है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली में जिस जगह पर धमाका हुआ वहीं से हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी खबर सामने आई है एनआईए टीम की मौके पर मौजूदगी को लेकर। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र और दोनों सहयोगियों से करूंगी इसको लेकर सवाल। उसी के साथ ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, क्योंकि धमाके के बाद जिस तरीके से धुएं का ये गुबार उठा है, मामले की जांच किस तरीके से की जा रही है, इसी पर हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि धमाके की जगह पर सफेद पाउडर भी मिला है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। इस बीच आपको बता दें पुनीत शर्मा धमाके वाली उसी जगह पर हमारे सहयोगी इस वक्त पहुंच चुके हैं और लगातार हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मामले की इन्वेस्टिगेशन अब एनआईए किस एंगल से कर रही है, इस बारे में और अपडेट के साथ जितेंद्र हमारे साथ हैं और साथ ही वो तस्वीर आप दोनों के साथ साथ में इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉल पर पुनीत दिखा रही हूं, जो घटना स्थल की सामने आई है उस जगह की सामने आ रही है जहां पर सफेद धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है और आसपास का ये इलाका इसी जगह पर मौजूद। पुनीत, आपसे सबसे पहला यह सवाल होगा कि आखिर यह ब्लास्ट जिस वक्त हुआ उस वक्त क्या स्थिति थी? इस वक्त की सीधी तस्वीरें तो दिखाएं, क्योंकि यह साफ हो गया कि किस तरीके से दूर दूर तक सफेद धुएं का यह गुबार इस वक्त नजर आ रहा है और इसी के तहत हो रही जांच के बारे में जितेंद्र अगला सवाल आपसे होगा। लेकिन सबसे पहले स्पॉट से सीधा सवाल पुनीत आपसे, संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए 11:51 पर दिल्ली पुलिस की फायर की टीम को ये पूरी जानकारी मिली थी कि एक तेज धमाका हुआ है और काफी ज्यादा धुआं निकल रहा है, जिसके बाद लोकल पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुंची। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और जब यहां पर तफ्तीश शुरू की गई तो जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां पर सफेद पाउडर मिला। एक टेंपो मौके पर खड़ा था, उस टेंपो का जो ड्राइवर था वो इसमें हल्के तौर पर जख्मी हुआ, जिसको बीआरडी अंबेडकर अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि धमाका काफी तेज था और धुएं का सफेद धुएं का गुबार वो आसमान की तरफ बहुत बड़ा देखा गया है। ये ठीक वैसा ही धुआं था जैसा कि 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के बाहर धमाका हुआ था, जो कि यहां से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। यानी कि एक महीने के अंदर 800 मीटर की दूरी पर ठीक वैसा ही तेज धमाका, बहुत ज्यादा धुआं यहां पर नजर आया। गनीमत इस बात की है कि ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, यानी कि इसमें किसी के मौत की खबर नहीं है। लेकिन ये धमाका किसने किया, क्यों किया, वजह क्या है, तमाम चीजों को जांचने के लिए फौरन ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की पूरी टीम यहां पर एसपी के नेतृत्व में पहुंची है। फिलहाल इलाके के तमाम जो सीसीटीवी है उनको खंगाला जा रहा है। जो डंप डेटा फोन कॉल रिकॉर्ड्स है उसको यहां पर वेरीफाई किया जा रहा है किन किन लोगों के फोन यहां पर एक्टिव थे, क्योंकि एक महीने पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसका अभी तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है कि आखिर किसने ब्लास्ट किया था और ब्लास्ट की वजह क्या थी। लेकिन ठीक एक महीने के अंदर ठीक वैसा ही धमाका तमाम सवाल खड़ा करता है। स्पॉट लगभग 1 किलोमीटर से कम, एक महीने के अंदर यह दूसरा ब्लास्ट तमाम सवाल खड़े कर रहा। सीधी तस्वीर आपके सामने कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तमाम लोकल यूनिट, स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर राजीव रंजन, स्पेशल और एनआईए तमाम अधिकारी यहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया है ताकि जो भी संदिग्ध चीजें यहां पर हैं उन चीजों को यहां से इकट्ठा किया जा सके। यह साफ था कि जो पिछला धमाका हुआ था वो टेरर एक्टिविटी थी और उसी से ठीक मिलता जुलता यह धमाका हुआ है। तो चांसेस इसके भी हैं कि यह भी एक आतंकी धमाका हो सकता है। लेकिन सब कुछ तभी साफ होगा जब जांच एजेंसी इस पूरे मामले में अपना बयान दें। जांच एजेंसियां किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कुछ दिन पहले हुए ब्लास्ट के तहत क्या खबर सामने आई थी? जितेंद्र, इस बारे में क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरीके के पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से सेम लोकेशन पर दोबारा ब्लास्ट और ठीक उसी तरीके से।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी पुनीत अभी बता रहे थे, अभी अक्टूबर में ही ठीक इसी जगह यानी कि जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, इससे महज 500 से 600 मीटर की दूरी पर एक और ब्लास्ट हुआ था और दोनों ब्लास्ट का जो पैटर्न है वो हूबहू सेम देखा जा रहा है, क्योंकि सफेद रंग का पाउडर वहां से भी मिला था और सफेद रंग का पाउडर यहां से भी मिला है। इसके अलावा जो धुएं का गुबार था जो आसमान में पिछली बार देखा गया था, उसी तरीके का इस बार देखा गया। और ये देखिए ठीक सामने अभी भी जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है स्पेशल सेल की, वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। फॉरेंसिक टीम के साथ सैंपलिंग की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो पिछली बार ब्लास्ट हुआ था उससे ये ब्लास्ट कितना मेल खाता है। एनआईए की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, क्योंकि ब्लास्ट हुआ है, ऐसे में जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है वो अब इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ पर आसपास लगे हुए हैं, जो कैमरे, उनकी फुटेज को इस वक्त खंगाला जा रहा है, फ्रेम टू फ्रेम देखा जा रहा है कि आखिरकार कौन कौन लोग उस वक्त धमाके से कुछ देर पहले या धमाके के बाद वहां से जाते हुए देखे गए हैं। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस वक्त यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जो पिछली बार ब्लास्ट हुआ था हूबहू वैसा ही ब्लास्ट इस बार देखा गया है। वही सफेद रंग का पाउडर है, लेकिन इसका मकसद क्या था? क्या महज एक दहशत फैलाना था या फिर मकसद लोगों को टारगेट करना था? क्योंकि ये देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आसपास के इलाके की आपको दिखाई। ये देखिए ठीक सामने यहाँ पर एक मॉल है, इसके अलावा ये जो जिस सड़क पर ये ब्लास्ट हुआ है ठीक इसी सड़क पर बड़ी मार्केट भी यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है चहल पहल यहाँ पर काफी रहती है। तो ऐसे में सुबह का वक्त चुनना, वो भी तकरीबन 12 बजे का, तो अपने आप में कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटी की तरफ इशारा करता है और यही वजह है कि एनआईए इस वक्त मैदान में उतर चुकी है। एनआईए इस वक्त मौके पर मौजूद है और लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ताकि कल्प्रिट तक, आरोपी तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। जी चलिए जितेंद्र, पुनीत, आप दोनों नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। तो ठीक वही जगह जो अक्टूबर में भी प्रशांत विहार में ब्लास्ट हुआ था और जिस तरीके से ब्लास्ट वाली जगह से सफेद पाउडर मिला है, क्या ये किसी साजिश के तहत हुआ है? मामले की इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से जारी है, इस पर हमारी नजर रहेगी, आगे भी करेंगे आपको अपडेट। अगली बड़ी खबर, नेवी ने किया है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर ही बड़ी खबर है। INS कालीघाट पनडुब्बी से K4 के टेस्ट को लेकर खबर है। सबमरीन से मिसाइल का पहली बार परीक्षण हुआ है। हालांकि K4 बैलिस्टिक मिसाइल कितनी घातक है, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि इसकी रेंज है करीब 3500 किलोमीटर और मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको लेकर खबर है परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। 2000 किलो का पेलोड ले जा सकती है, रडार को भी चकमा दे सकती है और SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। हालांकि जिस तरीके से आपको बता दें, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, कितनी घातक है आपने जाना, लेकिन ये सफल परीक्षण मतलब क्या है इसका? मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये सफल परीक्षण जिस लिहाज से इस वक्त किया गया है, किस तरीके से अपनी क्षमताओं में इजाफा को देखते हुए आज हम खबर को समझना चाहेंगे K4 बैलिस्टिक मिसाइल के लिहाज से, क्योंकि क्या ये एक और भारत का ब्रह्मास्त्र है? देखिए बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडियन नेवी के पास एनहांस्ड डेटरेंस आ जाएगी, यानी वो अगर 3,500-4 हज़ार किलोमीटर की इस रेंज के अंदर कहीं पर भी दुश्मन की लोकेशंस को, उसके दूसरे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस को, आइलैंड्स को सीधे तौर पर टारगेट कर सकती है। आप मान के चलिए अगर समंदर में कोई ऐसी लोकेशन है जहां पर वो पहुंचने में दिक्कत है, यानी उनको शिप को सीधे तौर पर पहुंचने की टाइम लगेगा, तो ऐसे में ये डेटरेंस पावर इंडियन नेवी के लिए एक बड़ी कैपेबिलिटी होगी। और K4 का खासतौर पर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से उसका टेस्ट फायर करना, यह भी कैपेबिलिटीज दिखाती है कि भारत की क्षमताएं न्यूक्लियर डेटरेंस में, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल डेटरेंस में कितनी ज्यादा बढ़ गई है। भारत का ब्रह्मास्त्र से इसलिए भी कहा क्योंकि अगली एक और बड़ी खबर की भी मैं आगे सुमित रुक करूंगी और इस पर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल भारत की क्षमता जिस लिहाज से आज इस वक्त हम K4 मिसाइल के पहली बार पनडुब्बी से हुए परीक्षण के लिहाज से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि किस तरीके से ये एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल K4 जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। हालांकि जिस लिहाज से भारत अपनी क्षमताओं में ये इजाफा कर रहा है, किस लिहाज से ये फैसला लिया गया है, इसी परीक्षण के बारे में और जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंजू, इसकी खासियत तो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो परीक्षण हुआ है फिलहाल उसके बारे में भी बताएं।
जी देखिए सुरभि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो परीक्षण किया गया है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, विशाखापट्टनम में किया है। और भारतीय नौसेना की जो अरिघात सबमरीन, जिसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी 29 अगस्त को ही भारतीय नेवी में शामिल किया गया है, कमीशन किया गया है, उसी सबमरीन से पहली बार इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरीके से हमारी नेवी को अटैक करने की क्षमता देगी पानी के अंदर से ही। और अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो 2500 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर ये अपने साथ जाएगी, जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान, और अगर हम अपने नेबर दुश्मनों की बात करें तो आधा चीन भी आता है, बीजिंग तक ये मिसाइल जो है जा सकती है। तो इस तरीके से ये बेहद घातक मिसाइल है और एक बड़ा डेटरेंस जो है हमारी भारतीय नौसेना को देगी। हालांकि इससे पहले अगर हम मिसाइलों की बात करें तो सबमरीन में K-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता था। और अब जितनी भी भारत के पास जो सबमरीन है, यानी कि अरिघात, अरिधमन और इसके अलावा अरिहंत क्लास की जो सबमरीन है, उनमें अब K-4 मिसाइलें जो हैं वो उनमें जो है प्लेस की गई हैं। और अब यानी कि 4000 तक की रेंज की जो मिसाइलें हैं, उनसे जो है दुश्मन को आघात पहुंचाया जा सकता है। हालांकि भारत कभी भी न्यूक्लियर अटैक फर्स्ट नहीं करता है और यही इंडिया की पॉलिसी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार जो न्यूक्लियर जो पावर्ड इंडिया जो है वो लगातार बन रहा है। और K-5 और K-6 तक की कैपेसिटी वाली जो मिसाइलें हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। जी सुरभि। जी शुक्रिया अंजू, पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी जिस तरीके से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, और जिस खबर का सुमित मैं जिक्र कर रही थी, बता दूं आपको कि भारतीय सेना को अब दूर दराज के इलाकों और दुर्गम पहाड़ों तक हथियार और रसद पहुंचाने के लिए नया बाहुबली ड्रोन तैयार है। और चिनूक हेलीकॉप्टर के डिजाइन का ड्रोन अब इंडियन आर्मी में शामिल हो गया है। यही एक और बड़ी खबर है और इसका नाम है सबल 2O। सबल 20 एक हाई पावर ड्रोन है जिसे इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर भी कहा जा सकता है। ये अनमैन लॉजिस्टिक ड्रोन पलक झपकते ही दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में बनी पोस्ट और बंकर तक सामान पहुंचा सकता है। आपदा और राहत काम में भी ये ड्रोन आर्मी की कैसे मदद करेगा, इसी को लेकर करूंगी सुमित आपसे सवाल। ऐसी जगहों पर ये सामान पहुंचाता है जहां बड़े ट्रक या गाड़ी नहीं जा सकती, उन तमाम लोकेशंस पर आसानी से उड़ान भर सकता है जहां सैनिकों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। सबल 20 के डिजाइन इसे बेहतर स्थिरता, ऊंचाई वाली जगहों पर सटीक संतुलन बनाए रखने में भी मदद देती है। इसमें टर्बुलेंस का भी रिस्क कम है। ये किसी भी तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में सामान की डिलीवरी करने में भी सक्षम है। इससे सेना के लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में भी कैसे होगा इजाफा और मैन पावर में भी बचत होगी। सबल 20 की खूबियों को देखते हुए इसे सेना में शामिल किया गया है। इन तस्वीरों को जरा सुमित अगर आप डिफाइन करें, क्योंकि इसकी खासियत जानना बहुत जरूरी था और सेना को इसके जरिए कितनी मदद मिल सकती है। इंपॉर्टेंट है वो लोकेशंस जहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए सुरभि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत की सेना या भारत की तमाम सेनाएं लगातार उन दुर्गम परिस्थितियों में, खासतौर उन इलाकों के अंदर डिप्लॉय रहती हैं जहां पर दुनिया की दूसरी देश सेनाएं डिप्लॉय नहीं है। चाहे वो आप सियाचिन जैसे ग्लेशियर्स कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जंगल वॉरफेयर कह सकते हैं, या फिर आप वो कह सकते हैं कि वो इलाके जहां पर सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। यानी हम लगातार या तो ड्रॉप करते हैं या फिर म्यूल के हिसाब से, खच्चर के हिसाब से उनको डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन अब सबल ड्रोन की मदद से उन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, उन फॉरवर्ड लोकेशंस में सामान पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सियाचिन के इलाकों में जहां पर हाइट करीबन 21,000 20,000 की हाइट रहती है, वहां पर कई बार इतने हार्श वेदर होते हैं, इतने कठिन परिस्थितियां होती है कि वहां पर जो रसद है, साजो सामान है सैनिकों के, पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। और उसमें हमारे जो एयर ड्रॉप करते हैं हेलीकॉप्टर्स के जो पायलट्स होते हैं, उनकी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन अब ऐसे ड्रोन की मदद से करीबन जिसमें 20 किलो से ज्यादा, 30 किलो की ज्यादा पेलोड है, वो लेकर कैरी कर सकता है एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर। उससे बहुत मदद मिलेगी क्योंकि ऑल वेदर के अंदर ये सामान पहुंचा सकता है। और इसमें टर्बुलेंस कम है, इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो इसकी आवाज है बहुत ज्यादा कम है। तो निश्चित तौर पर जब ऑपरेशनल एरिया में भी हमारे सैनिक अगर कहीं पर फॉरेस्ट एरिया में, कहीं एल्टीट्यूड में डिप्लॉय होंगे तो उन तक बैकअप पहुंचाना बहुत आसान होगा। और यही है आने वाले वक्त का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप लगातार अपने आप को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी खूबियों के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन और सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि सबल 20
ये एक इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है और उसमें कई तरह की टेक्निक्स जिस तरीके से इस्तेमाल हुई हैं। सबल ड्रोन के डिजाइन चिनूक हेलीकॉप्टर से कैसे प्रेरित है, सुमित ये भी जरूर समझाइएगा, क्योंकि ये 20 किलोग्राम वजन उठा सकता है, स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कम्युनिकेशन रेंज 10 किलोमीटर, समुद्र के तल से 5500 मीटर और जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर सबल 20 उड़ सकता है। ड्रोन -25 से 55 डिग्री तापमान में भी काम कर सकता है। ये ड्रोन लंबी दूरी और ऊंचाई वाली जगहों पर ऑपरेशंस के लिए ही बनाया गया है, जिसका जिक्र भी सियाचिन का एग्जांपल देते हुए सुमित आप इसीलिए कर रहे थे। और इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग टेक्निक लगाई गई है। इसके पंखों का आरपीएम कम है, इसलिए इसमें आवाज भी बहुत कम आती है, जो बात अभी सुमित बता रहे थे। हालांकि ये बहुत गुपचुप तरीके से दुर्गम लोकेशंस पर गोली बारूद और हथियार पहुंचाने में भी सक्षम है। यानी सीक्रेटली ऑपरेशंस को जब अंजाम देना हो तो ये बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है। सुमित देखिए, बिल्कुल मैं आपको यही बता रहा था कि सबसे खास बात ये कि माउंटेन वॉरफेयर या फिर आप कह सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर जो हमने ईस्टर्न लद्दाख में जिसकी झलक 2020 के बाद देखी, ऐसे इलाकों के अंदर हमारी अगर एक कोई कंपनी या फिर हमारे जो सैनिकों की टुकड़ी अगर किसी इलाके में चट्टान पर जाकर उसको कैप्चर कर लेती है तो उसके पीछे उनको रसद पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल रसद के लिए, साजो सामान के लिए, एम्यूनेशंस के लिए, उनको बैकअप प्रोवाइड कराने के लिए किया जा सकता है, और वो भी कुछ ही देर के अंदर। और सबसे खास बात ये कि इसकी आवाज कम है, जो मैं आपको बता रहा था, तो ऐसे में दुश्मन को भी इसके आने का, इसकी चीजों का पता नहीं लगेगा। तो ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज है, ट्रांसफॉर्मेशन है जो इंडियन आर्मी लगातार अपनी फोर्सेस के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए लगातार कर रही है। शुक्रिया सुमित इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, लेकिन आज बांग्लादेशी हाई कोर्ट ने हिंदू हित में बड़ा फैसला दिया है। बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। यह तब हुआ है जब बांग्लादेश जल रहा है, हिंदुओं पर रोज हमले हो रहे हैं। इस्कॉन के प्रमुख संत चिन्मय प्रभु को जेल में डाल दिया गया है और हिंदुओं को लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश की हाईकोर्ट का आज का फैसला बड़ा संदेश है। बांग्लादेश इस्कॉन पर बड़ी खबर जानिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने बैन लगाने से इनकार कर दिया है। इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अथॉरिटी ने कोर्ट को कार्रवाई का अब आगे भरोसा भी दिया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को कोर्ट से कैसे झटका लगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन की गतिविधियों पर बैन नहीं, बांग्लादेश हाईकोर्ट की तरफ से आए आज के इस फैसले ने भी एक बड़ा संदेश दे दिया है। और साथ ही बांग्लादेश हाईकोर्ट ने कोई आदेश पास करने से भी साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें, बांग्लादेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, इस्कॉन पर रोक लगाने की मांग इसमें की गई थी। चटगांव और रंगपुर की हिंसा के लिए इस्कॉन को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन आज कोर्ट का यह फैसला एक बहुत बड़ा संदेश है। इस बीच बांग्लादेश के हालात पर जो लगातार खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात को लेकर भी खबर आई है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर यह मुलाकात बेहद अहम रही। सरकार बांग्लादेश पर सदन में बयान देने को भी तैयार है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत में गुस्सा है। इस पर अलग अलग पार्टियों से भी जुड़े नेताओं की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। देखिए, वहां की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया है। पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और मैंने कल भी कहा था, मैं सब दिन कहूंगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए बांग्लादेश। भाई, भारत सरकार ने अपना जवाब दिया है, हम उसकी तायीद करते हैं। एमईए ने जो दिया है सरकार की तरफ से क्या, और सरकार की तरफ से जो आया है, हम तो जब सरकार बोल रही है तो हमारी तरफ से बोल रही है ना, और क्या है। चीज़ें ख़राब होती है तो चीज़ें ठीक भी होती है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब ही होती चली जाएंगी। एक समय आएगा जब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, हर चीज़ की एक लिमिट तो होती है। तो आज कुछ लोग होते हैं जो अपनी जो उनके अधिकार हैं उनको वो ज़बरदस्ती उनका उपयोग करना चाहते हैं, तो यहाँ वहाँ वो यही हो रहा है बांग्लादेश में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अत्याचार हमेशा से इस तरह से होता रहेगा, इसके लिए ठोस कदम उठेंगे और कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आएगा। वो बहुत ही ख़राब है। अनफॉर्चुनेटली नई जो गवर्नमेंट है वहाँ की, शेख हसीना के बाद वो नाकाम हो गई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमेशा पहली जो गवर्नमेंट होती थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी था और माइनॉरिटीज़ टोटली प्रोटेक्टेड थी, लेकिन जब से नई गवर्नमेंट आई है
वहाँ की माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्टेड नहीं। क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को इस बार गवर्नमेंट? अब हिंदुस्तान लड़ाई तो नहीं कर सकता, पॉलिटिकल जितने भी उनको स्किल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले बांग्लादेश हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिखा गया, जिसमें 68 रिटायर्ड जज, IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स का ये लेटर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने की इसमें मांग की गई है। पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप की मांग को लेकर ही ये लेटर सामने आया है। खबर मुंबई से, जहां एक लेडी पायलट ने सुसाइड किया। पायलट की सुसाइड की वजह बनी चिकन खाने जैसी ऐसी छोटी छोटी बातें जो आमतौर पर मायने तक नहीं रखती हैं। आपको बता दें, 25 साल की पायलट सृष्टि तुली का शव 25 नवंबर को उनके मुंबई वाले फ्लैट में मिला। उसने डेटा केबल से फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। पुलिस ने उसके दोस्त आदित्य पंडित को गिरफ्तार किया है। आदित्य पर सृष्टि तुली को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। कुछ दिनों से एक साथ मुंबई में थे। सृष्टि के बॉयफ्रेंड आदित्य पर सृष्टि को परेशान करने, गाली तक देने के आरोप हैं। सृष्टि और आदित्य 2 साल पहले दिल्ली में कमर्शियल पायलट का कोर्स करते समय मिले थे, लेकिन इस रिश्ते का अंत सृष्टि तुली की आत्महत्या से हुआ है। सृष्टि के घर वालों का कहना है कि वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। घर वाले ये भी कह रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है। सृष्टि के पिता विवेक तुली ने मीडिया के सामने कहा कि सृष्टि की हत्या की प्लानिंग की गई, उसे फंदे से लटकाया गया। उनका ये भी कहना है कि सृष्टि मानसिक तौर पर मजबूत थी, कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। उसने सुसाइड कर लिया है, ये तो विश्वास करने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग लड़की थी और उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई थी। आपको भी मालूम है, पायलट की ट्रेनिंग के लिए मेंटल टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद ही एक बच्चा जो है वो पायलट बनता है। वो कैसे इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है? ये सुसाइड नहीं है, इसको मारा गया है। मेरा पूरा शक जो है, उसका जो एक मित्र था जो कि उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था और वो पायलट नहीं बन पाया, उस पे है। और एक लड़की है जो कि पायलट है और वो उस समय भी दोनों साथ साथ थे। और जब रात में दिखाया जा रहा है कि सुबह वो गया तो वो अकेला, मतलब ये दोनों बड़े हंसते खेलते ऊपर गए। क्या हुआ कि 15-20 मिनट के अंदर ही उस लड़की ने, जो हंसती खेलती गई थी, सबसे बातें कर रही थी, और 20 मिनट के अंदर उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। TV9 रिपोर्टर ध्वज आर्या ने याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के वकील राम स्वरूप बिश्नोई और योगेश सिरोलिया से भी बात की। उन्होंने बताया, विष्णु गुप्ता के दिए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है। सर, ये क्या मामला है और किस तरीके से आपने ये जो वाद है कोर्ट में दिया है? एक वाद दायर हुआ है ना सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम के अंदर, जिसके अंदर हमारे वादी का ये कहना है कि जहाँ दरगाह है वहाँ पर एक शिव मंदिर है, जिसकी पूजा अर्चना पहले होती थी। लंबे समय होने के बाद में वो पूजा अर्चना बंद कर दी गई है और वहाँ पे शिव मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण हैं उनके पास, जिनको कोर्ट के द्वारा वापस साबित करके और वहाँ पे पूजा अर्चना करने वापस शुरू करना चाहते हैं। ये किस तरीके के जो एविडेंस उन्होंने दिए हैं? क्या 20 तारीख को जो अभी पड़ी है तारीख 20 दिसंबर को, तो उसमें क्या लगता है आपको कि उसमें क्या क्या आगे प्रोसेस होगा? 20 दिसंबर को जो तारीख पड़ी है, उससे पहले कोर्ट द्वारा तीनों विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके जवाब आने हैं या फिर उनके जो अधिवक्ता है वो आने हैं। उसके बाद में आगे ये प्रोसेस चलेगा आगे।